Assalamu alaikum dear viewers, this is Maz Khwaja from askmaz.com. Dear viewers, QHSC क्वेश्चंस एंड आंसर्स का ये थर्ड सेशन हम आज करने लगे हैं और इसके लिए हमारे पास 5 क्वेश्चंस डिफरेंट लोगों ने हमसे पूछे हैं और कुछ दुबई से भी 2 क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, हमारे व्यूअर्स ने हमसे पूछे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आप सबसे ये फीडबैक देख के। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाएं 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 ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज हों डिबेट के अंदर और कुछ सीखें, मुझे भी सीखने का मौका मिले। अच्छा, सबसे पहले जो क्वेश्चन है ये हमारे पास एक केस स्टडी आई है और केस स्टडी ये है कि पर्सन वाज परफॉर्मिंग मेंटेनेंस जॉब। उसने जो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो होता है ईडीबी है उसको ओपन किया अंदर को काम करने के लिए। तो वहाँ पे कोई एनर्जाइज वायर थी छोटी सी, सर्किट होगा लाइव, तो उसके हाथ पे लगा और उसको करंट महसूस हुआ, बट द अमाउंट ऑफ करंट वाज सो लो, या फिर उसकी टेस्टी थी कम थी कि उसने ना फर्स्ट एड ली ना मेडिकल ट्रीटमेंट केस हुई, वो करंट लगी और उस पर जाके दोबारा चेक किया और उस वायर को आइसोलेट कर दिया, वो जो इनपुट आ रही थी। Now the question actually they asked me कि whether it should be reported as near miss or first aid case। जो करंट लगा है, इलेक्ट्रिक शॉक है छोटा सा माइनर लेवल का और लो सिविलिटी का, ये नियर मिस में आएगा कि फर्स्ट एड में आएगा। तो फर्स्ट एड चूंकि दी नहीं गई उसको, तो बाय बुक्स अगर चले और बाय डेफिनेशन चले जो किताबों में लिखी हुई है, जो हमें गाइडलाइंस मिलती है, तो फिर ये नियर मिस में ही आएगा। बट एक बड़े मजे की चीज़ मेरे सामने आई, एक बड़ा अच्छा आर्गूमेंट आया कि बेसिकली एक्सीडेंट वो चीज़ होती है वेयर योर ह्यूमन बॉडी मीट्स हैजर्ड, कि जब ह्यूमन बॉडी और हैजर्ड आपस में मिल जाए, हैजर्डस इवेंट हो जाए, तो फिर वो एक्सीडेंट में आ जाता है। एक्सीडेंट तो हम कह रहे हैं, लेकिन चूंकि इसमें इंजरी नहीं हुई और फर्स्ट एड नहीं मिली तो नियर मिस में आ गया लॉजिकली। लेकिन अगर दूसरी चीज़ देखें तो हो सकता है कि उस शख्स ने, उस पर्सन ने फर्स्ट एड बचाई हो, उससे कहा कि छोटी सी करंट है छोड़ मैं नहीं जाता। इस तरह मुमकिन है कि पॉसिबली बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स साइट पे होते हो कि माइनर सा हल्का सा कट ला के, उसने कहा यार छोटा सा कट है, क्या जाके सनी प्लास लगाओ, छोड़ दो मैं नहीं जाता। हाथ में थोड़ी लागी, उसे ऐसे ऐसे झटक दिया कि ओहो ये दर्द हो रही है, और जाके क्या उसकी फर्स्ट एड ले ली, मैंने चला गया। तो मुमकिन है कि ऐसी चीज़ें साइट पे होती रही हो साइट पे। अगर हम इसको आज नियर मिस कह के डिफेंड करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपके बहुत सारे फर्स्ट एड केसेस जिसकी आप ट्रीटमेंट लिए बगैर उसको नियर मिस पे कन्वर्ट करवा सकते हैं। बाय बुक्स ये नियर मिस है, बट लॉजिकली देखें तो इसको फर्स्ट एड में ही रिपोर्ट होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने बताया था, हमारे पास दुबई के से हमारे से यूएई में एक हमारे व्यूअर है, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि सर पीडीसीएस साइकिल को ना क्लॉज वाइज जरा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, पीडीसीएस साइकिल जो है मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, प्लान डू चेक एक्ट। तो प्लान डू चेक एक्ट क्लॉज वाइज इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम आईएसओ 9014 और 45000 को अगर हम मर्ज कर लें तो आप सिंपल सा थंब रूल याद रखें, क्लॉज 6, 7, 8, 9, 10। क्लॉज 6 जो है वो प्लान में आ जाएगी, क्लॉज 7, 8 जो है डू में आ जाएगी, ऑपरेशन से रिलेटेड है, और फिर देन चेक के अंदर आ जाएंगी सारी मॉनिटरिंग मेजरमेंट वाली, और एक्ट के अंदर आ जाएंगी सारी फिर उसकी करेक्टिव एक्शंस। मजीद थोड़ा सा अगर कहते हैं एलेबोरेट कर दूं तो प्लानिंग के अंदर आपकी लीडरशिप सारे आ जाएंगी। वैसे क्लॉज 5 है लीडरशिप की, वो इनपुट्स के अंदर आता है, लेकिन आप इसको लेना चाहे तो वो भी ले लें। ऑब्जेक्टिव सेटिंग आ जाएगी, रिस्क असेसमेंट्स आ जाती हैं, एक्सपेक्ट इम्पैक्ट असेसमेंट्स आ जाती हैं, और क्या कहते हैं इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज प्लानिंग आ जाती हैं। ये सारे आपके प्लानिंग का पार्ट है। रिसोर्स प्लानिंग आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आ जाएगा, रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाएगा, तो ये प्लानिंग का पार्ट है। नंबर 2 जो डू है उसमें ऑपरेशन से रिलेटेड क्लॉजेज जो है काम करने वाली हैं, जिसमें कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग्स आ जाएंगी, परचेज के आ जाएंगी क्लॉजेज, ये सारी जो है डू जो ऑपरेशन से रिलेटेड है, काम करने से रिलेटेड, वो आपके डू में आ जाएंगी। देन चेक में मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग एनालिसिस, ये क्लॉज 9 है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, देन डाटा एनालिसिस आ जाएगा, इंसिडेंट क्या कहते हैं इंटरनल ऑडिट्स आ जाएगा, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स आ जाएगी, सारे का सारा आपका चेक में है।
और उसके बाद जो आपने एक्शंस लेने हैं वो करेक्टिव एक्शंस हैं, CPA जो करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन या कापा कह लें, एक्ट के अंदर क्लॉज 10 आ जाएगी। तो 6, 7, 8, 9, 10 ये याद कर लें, ये थंब रूल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे हम पढ़ते हैं। अच्छा, इन भाइयों ने हमसे पूछा है कि LEL और PEL इनमें बता दें डिफरेंस। LEL लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, बेसिकली जो एक्सप्लोजिव गैसेस होती हैं जिसमें आमतौर पर हम मीथेन को मेजर कर लेते हैं LEL मीटर से, तो उनकी जो लोएस्ट वैल्यू है या फिर लोअर explosive limit, the lowest concentration of a gas or vapor which will burn or explode if ignited, ये LEL में आ जाएगी। LEL 10% का मतलब होता है कि atmospheres with concentration of flammable vapors at or above 10% of the lower exposure limit are considered hazardous, यानी 10% of जो LEL है वो hazardous consider होगी। इसी तरीके 5% अगर हो तो 5 जो भी अभी गाइडर है। तो LEL बेसिकली इज लोअर एक्सपोजर लिमिट। जो पहला है PEL, दैट इज बेसिकली किधर गया, हाँ, परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट। अच्छा, PEL जो है ना, परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट, दिस इज मेजर्ड फॉर 8 आवर्स, यानी 8 घंटे तक कोई वर्कर किस इस गैस को या इस एटमॉस्फेयर को एक्सपोज हो सकता है एंड इट विल नॉट डैमेज हिज हेल्थ। दिस इज PEL, परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट। इसके पैरेलल एक चीज आती है स्टेल, STEL, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट, और ये मेजर करते हैं फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट के लिए, कि वर्कर कैन बी एक्सपोज टू दैट हैजर्डस या इन्वायरमेंट या हार्श इन्वायरमेंट फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स बियॉन्ड ना जाएगा और उसके दौरान उसको हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, पेल और स्टेल का डिफरेंस और फिर LEL का। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक, इनमें डिफरेंस बता दें। अच्छा, हीट स्ट्रोक और हीट स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस से आपके ज़हन में क्या आता है? दबाव, खिंचाव। तो हीट स्ट्रेस बेसिकली है कि जो गर्मी है, जो हॉटनेस आपके इर्द गिर्द है, जो गर्म इन्वायरमेंट है, वो आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, यानी आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्स करना स्टार्ट हो गई है और उसमें कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ रहा है। आपको बॉडी में पेन स्टार्ट हो गई है, नॉजिया स्टार्ट हो गया है, मसल्स क्रैम्प स्टार्ट हो गया, ओवर स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। दिस इज हीट स्ट्रेस, यानी जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है, वो आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। दिस इज हीट स्ट्रेस, यानी आपकी बॉडी अंडर स्ट्रेस आ रही है, अंडर नॉर्मल कंडीशन में नहीं चलेगी। और जब आपकी बॉडी कंटिन्यूसली हीट स्ट्रेस से एक्सपोज होती रही, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाए, तो एक वक्त आता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, यानी एक्स्ट्रा स्वेटिंग की वजह से आप पानी इनटेक नहीं कर रहा, और आपका बॉडी टेम्परेचर है आमतौर पे 102 या 103 फ़ारेनहाइट से अबव चला जाता है, तो फिर जाके हीट स्ट्रोक होता है। यानी अब आपकी बॉडी जो है वो टोटली जकड़ी गई है उस स्ट्रेस में और अब इसने रिस्पॉन्स करना भी छोड़ दिया है, तो फिर हीट स्ट्रोक यानी आप बेहोशी की हालत में चले जाते हैं, जिसको कहते हैं लू लग गई। तो इसके कुछ यार कंट्रोल मेजर्स हैं, जो कि बात हो रही है तो हम बताते चलते हैं। कंट्रोल मेजर्स भी आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो यार कोशिश करें जो हार्श टाइम ऑफ द डे है, यानी 11 बजे से 3 बजे, जिस वक्त यूवी रेडिएशन की कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है। आमतौर पर अपने मोबाइल पे भी देखें तो आ रहा होता है यूवी रेडिएशन, जब वेदर कंडीशन या आ रहा था ना कि आज कितना टेम्परेचर है, तो उसके नीचे यूवी कंसंट्रेशन भी आ रही होती है। तो उस टाइम एक्सपोज ना, उस टाइम कोशिश करें कि आउटडोर एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दें या बिल्कुल मिनिमाइज कर दें और अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट या कंट्रोल टेम्परेचर या कंट्रोल पैरामीटर्स आप परफॉर्म करें। सर को मस्ट कवर करें, नेक को कवर करें, ये बॉडी पार्ट्स यूजुअली एक्सपोज होते हैं। बाकी तो आपने शर्ट पहनी हुई है, डायरेक्टली एक्सपोज नहीं है सन को, लेकिन सर और आपकी जो नेक है कोशिश करें फुल स्लीव्स, लेकिन ऐसी शर्ट पहने जिसमें हवा आ जा सके, ठीक है, क्योंकि अगर ये स्लीव हाफ स्लीव्स पहन के जाएगा तो आपकी ये पूरी बॉडी भी सन को डायरेक्टली एक्सपोज होगी। फुल स्लीव्स पहले वाइट कलर की, लाइट कलर की टी शर्ट्स वगैरह या शर्ट्स यूज करें जिसमें हवा आ जाए और आप हवा महसूस करें। ऐसे मोटे कपड़े जीन के ना पहने जिसमें अंदर ही स्वेटिंग होती रहे। पानी की बोतल अपने साथ हर वक्त रखें।
बार बार पानी पिए, ज़रूरी नहीं कि बहुत ठंडा पिए, नॉर्मल पानी भी आप पी सकते हैं, बट एक्चुअली रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। पसीना होता है, निकलता है, पसीना में जब निकलने का मकसद होता है, अल्लाह ताला ने हमारे मैकेनिज्म रखा है बॉडी को कूल डाउन करने के लिए। ठीक है, बार बार रेस्ट लें, कूल या वो शेडी प्लेसेस में जाके बैठें, और जब लू चल रही हो तब तो बिल्कुल ही बाहर ना निकलें। ठीक, अपने साथ एक हेल्पर लाजमी लेके जाएं, अकेले बाहर ना जाएं, आउटडोर एक्टिविटीज़ ना करें। ऐसा ना हो कि आपको लू लग जाए, आपको स्ट्रोक हो जाए, आप गिर जाए, बेहोश हो जाए, तो आपको कोई बचाने वाला ना हो, कोई इन्फॉर्म करने वाला ना हो, कोई रिस्पॉन्स करने वाला ना हो। तो ये सारे आपको मिनिमम स्टेप्स लेने हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है कि डायमंड रेटिंग, जो NFPA की डायमंड रेटिंग है, ये क्या है? यार ये बेसिकली केमिकल्स के ऊपर आमतौर पर आपने देखा लगी होती है, उसके एक किस्म की रिस्क असेसमेंट है, और ये रेटिंग होती है 0 से 4 तक। 4 डिफरेंट कलर्स होते हैं, ब्लू, रेड, येलो, वाइट। ब्लू जो होता है वो हेल्थ हैजर्ड्स को इंडिकेट कर रहा होता है, रेड जो है फ्लेमेबिलिटी, येलो जो है वो इंस्टेबिलिटी या फिर जो इसकी रिएक्टिविटी है उसको कह रहा होता है, और ओ जो वो सॉरी वाइट जो वो सब स्पेशल हैजर्ड्स आ जाते हैं, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स भी इसमें आ जाते हैं बाज़ का। हेल्थ अगर 0 हो तो इसका मतलब है कि नो हैजर्ड, इसकी डायमंड रेटिंग, और अगर 1 हो तो सिग्निफिकेंट हो सकता है, कैन कॉज सम इरिटेशन, और अगर 4 पे चली जाए, 1 से 4 पे चली जाए, तो इट कैन बी वेरी लीदल। और इसी तरीके से फ्लेमेबिलिटी जो है 0 मतलब कि नो हैजर्ड, अगर ये एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपोज होती है अपनी इस स्टेट के अंदर, या फिर स्पिल हो जाती है ये केमिकल की, या फिर इस जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे ओपन आप रख देंगे, तो सर वो फ्लेमेबल है कि नहीं। यानी फ्लेमेबल से हमने क्या बात की थी कि जिसका जो है टेम्परेचर क्या सा था, फ्लैश पॉइंट 37 डिग्री से कम है, यानी वो ऑटोमेटिकली आग लग जाएगी, जिसको लगेगी नहीं। 0 का मतलब नहीं लगेगी, और 4 होगा तो विल वेपोराइज एंड रेडली बर्न एट नॉर्मल टेम्परेचर एज वेल। इसी तरीके से येलो का मतलब रिएक्टिविटी, 0 है तो इसका मतलब कि वेरी स्टेबल केमिकल, और अगर 4 है तो हाईली अनस्टेबल। may explode at normal temperatures and pressures, यानी नॉर्मल टेम्परेचर भी एक्सप्लोड कर सकता है वो। और ओ वाइट अगर हो तो फिर उसके किस मुख्तलिफ आ जाती हैं स्पेशल। OX लिखा हो तो इसका मतलब कि ये ऑक्सीडाइजिंग है, ऐसे लिखा हो तो उसका मतलब सिंपल एसफाइजेंट, और W के ऊपर अगर ऐसे लाइन हो जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो रिएक्ट्स वायलेंटली और एक्सप्लोसिवली विद वाटर, यानी पानी के साथ मिलेगा तो इसका मतलब कि ये एक्सप्लोसिव होगा। बाद एसिड्स के ऊपर लिखा होता है, तो इसका मतलब कि एसिड के ऊपर वो अगर पानी फेंके तो एक्सप्लोसिव भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस। तो उम्मीद है आपको क्लैरिटी मिली होगी, और जो कोताहियाँ रह गई हैं उसके ऊपर माजरत। काइंडली हमसे सवाल पूछें ताकि मैं भी कुछ सीखूँ, और मैं आपको सिखाने से ज़्यादा कुछ सीखने के ऊपर फोकस्ड हूँ। आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे पढ़ने का मौका मिलता है। अब हर किसी के पास उतने पैसे नहीं है कि वो महंगे सेफ्टी की कोशिश करे, तो कुछ इस तरीके से हमने सीखना है मिल मिला के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।